हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी में आज हम लोग चैप्टर 5 करेंगे। 4 तक की एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। हमारा जो है बेसिक एनसीईआरटी का क्लासेस टेलीग्राम पे चल रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसकी समरी के साथ इसके सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ऐसे ही आपको करवाई जाएगी जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आईएएस, स्टेट पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की क्लासेस गाइस हमारे वहाँ जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से। उसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की समरी गाइज हो चुकी है। टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हमने इसको डाल रखा है। जो बच्चे चाहते हैं वो जाकर वहां पर उसकी समरी का वीडियो देख सकते हैं। उसका यहाँ ये वाला जो पीडीएफ है ना वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी फुल बुक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। डेली न्यूज़पेपर आता है वो भी आपको मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत जल्दी हम लोग फोकस करने वाले हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि शुक्ता क्या था। ऑब्वियसली सेक्रीफाइस हुआ करता था या वेल हुआ करता था। तो ये आपका सेक्रीफाइस तो यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, सॉरी, एक मिनट गाइस। ये देखिए ये इसका आंसर है। शुक्ता क्या था, वेल सेट था। ठीक, और जो रथ हुआ करते थे वो बैटल्स में यूज हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि रथ का प्रयोग कैसे किया जाता था। घोड़े बनाए जाते थे और घोड़े से रथ जो तैयार होता था उसका यूज किस में होता था, बैटल्स में होता था। ठीक है, अब बैटल्स राजा क्यों करता था, सिंपली राजा बैटल्स क्यों करेगा, अपने पड़ोस वाली जमीन को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए या उसको अधिग्रहण करने के लिए। तो युद्ध के कारण मैंने बताए थे क्या क्या हो सकते हैं। एक एग्रीकल्चर का कारण हो सकता है, एक आपका फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, माइनिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं, और क्या हो सकता है गाइस, और आपका लैंड एक्विजिशन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे कारण हैं जिसके लिए एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था। और अगर वो यहाँ के क्षेत्र को जीत लेता था तो क्षेत्र को जीतने के बाद क्या होता था, वहां से जो लोग होते थे ना उनको ले आता था और दास बना लेता था। ठीक है, तो दास कौन होते थे, स्लेव्स होते थे। और ये कौन होते थे, ये वो लोग होते थे जिनको राजा जीतता था युद्ध के दौरान सामने वाले राजा को हरा के। यानी ये सामने वाले राजा की प्रजा हुआ करती थी। ठीक है, और इनका यूज ये कहाँ करेगा, अलग अलग फील्ड में करेगा। यही हमसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में नेक्स्ट में पूछा हुआ है। तो अगर हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स की बात करें तो स्लेव्स वे आर यूज्ड फॉर, तो सिंपली स्लेव्स कहाँ यूज हो जाएंगे, गुलामों को हम यूज कर पाएंगे डूइंग डिफरेंट वर्क्स एज पर द डिजायर ऑफ हिज और हर ऑनर। तो जहां पे उनके मालिक चाहते थे वहां पर इनका यूज करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछा है मेगालिथिक। तो मेगालिथिक्स आर फाउंड इन, तो जब हमने समरी की थी तो समरी में हमने देखा था कि मेगालिथिक कहाँ पे था, तो नॉर्थ ईस्ट में था, कश्मीर में था, दक्कन का प्लेट था ये। ठीक है, ये दक्कन का एरिया और ये पूरा का पूरा साउथ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं, मेगालिथिक एज बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए गए थे जो कब्रें बनाई जाती थी। कब्र के अलग अगल बगल बहुत सारे क्या करते थे, पत्थर लगाए जाते थे। कहीं कहीं पर हमने देखा है कब्र को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर भी लगाया गया है। जैसे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही पूछा गया है कि सतह पर पत्थर के घेरे या शिलाखंड का उपयोग के लिए किया जाता था। तो सिंपली आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता था। ठीक है, कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारे वहां का है या नहीं है। पोर्ट होल्स वेयर यूज्ड फॉर, अब पूछ रहे हैं कि इसका यूज क्यों किया जाता था। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए कि इसका यूज क्यों किया जाता था। तो इंट्रेंस के लिए इसका यूज किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है कि जो इमाम गांव के लोग थे वो क्या खाते थे। तो सिंपली हम लोग इनकी ईट हैबिट्स देख चुके हैं कि ये एनिमल्स, फिश, मीट, बर्ड्स, फ्रूट्स, आंवला, जामुन, डेट्स, राइस, पल्स, बार्ले सब कुछ खाते थे। क्योंकि हमने देखा है कि एग्रीकल्चर इन्होंने इसीलिए तेजी से बढ़ाया जिससे इनके अंदर स्टेबिलिटी आ सके, सेटल लाइफ आ सके और ये डेवलपमेंट कर सके। और उस समय एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हुआ करता था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और राजा के टैक्स के लिए या राजा की इनकम के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत ही सिंपल है कि इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो आज की बुक और ऋग्वेदा में डिफरेंस क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो
हम जिन पुस्तकों का उपयोग करते हैं वे लिखित और मुद्रित होती हैं, ठीक है। लिखित होती है, रिटर्न में होंगी, मुद्रित मतलब उनके ऊपर एमआरपी पड़ा होगा। लेकिन ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय पढ़ा और सुना गया था। इसे पहली बार 200 साल से कम समय पहले रचित और मुद्रित किए जाने के कई शताब्दी बाद लिखा गया, ठीक है। कहने का मतलब गाइस ये है कि मैंने आपसे बताया था कि 2 मिलियन ईयर एगो की अगर हम लोग बात करें और 10,000 तक अगर हम आते हैं तो ये सब कुछ बीसी में चलेगा। डेडलाइन हमने डिसाइड की थी कि हम बीसी और एडी कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा था। हमारा जो था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट। तो 27 के आसपास हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा। इस वाले फेज में हमने देखा था एग्रीकल्चर जो है ग्रो करने लगा था। और यहाँ पे हमने देखा था कि हमें ग्रास के जो है एविडेंस भी मिलते हैं। ग्रास सेंस के हमें वहां पे बहुत सारे फूड चेन जो होती है ना, एनिमल्स फूड चेन, और जो रिलेट करती है ह्यूमन ईट एक्टिविटीज को भी, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं 1600 के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन, ठीक है। और उसके बाद 1500 में हम देखते हैं फिर से एक नया जो सोसाइटी है वो इमर्ज होने लगता है। वो कौन सा होता है हमारा, वैदिक एज। वैदिक एज मतलब ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल के बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पीरियड देखते हैं, लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो लेटर वैदिक एज हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो महाजनपद कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का, ठीक है। और आज हम लोग उसमें मौर्य साम्राज्य देखने वाले हैं। तो गाइज ये यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी थी ना वो बहुत ही सिंपल नहीं थी और बहुत ही कम समय में नहीं थी। हमने देखा था इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, शिलालेख और पांडुलिपियों की भी बात हमने की थी। तो ये थोड़ा थोड़ा लिखना जानते थे लेकिन ये पूरा लिखना नहीं चाहते थे कि एक टेक्स्ट बुक के रूप में उसको पूरा कन्वर्ट कर देते। आज में जो हमें बुक्स मिलती है वो पूरी तरह से रिटर्न होती है, एमआरपी पे होती है और कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हुआ था। ये इसका डिफरेंट हम वो इसको हम डिफरेंस कर सकते हैं एक दूसरे से। और ये भी देखते हैं कि ये जब ओरली ये क्या था, हमने देखा था कि गुरु शिष्य परंपरा, ऐसे पेड़ था, एक चबूतरा था, इसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए होते थे और नीचे यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो वो इनको ओरली बताते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई लिखित नहीं चल रहा था। और ये लिखित बाद में हुआ है, इसको बाद में लिखित किया गया है, याद रखिएगा। ये अपने टाइम से 200 साल बाद लिखित किया गया है, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द ऑब्जेक्ट फाउंड इन ग्रेव्स, सॉरी क्वेश्चन ये है हमारा गाइस, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि दफनाने वालों के बीच सामाजिक मतभेद थे या नहीं, यानी सोशल डिफरेंस हुआ करता था या नहीं होता था। ये हमें कैसे पता चलता है, पुरातत्व कब्रों से किस प्रकार के साक्ष्य का उपयोग करते हैं। तो सिंपल है, मैंने आपसे बताया ना कि समरी जिन्होंने देखी होगी वो इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्रेव्स आर यूजुअली डिफाइंड। तो जो हमें ग्रेव्स, जो हमारी जो कब्र मिली है ना, तो कब्र में बहुत सारी चीजें मिली थी। हमने बताया था कि किसी किसी में गोल्ड ज्यादा मिला है, सिल्वर ज्यादा मिला है, हमें ऐसी भी कब्र मिली है साउथ इंडिया से। तो ये बताती है कि वहां के लोग कितने सारे, मतलब ये रिच फैमिली की कब्र रही होगी, ठीक है। एक साथ कई सारी मिली हैं जिनमें बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। तो ये हमें दिखाती है कि वहां पर फैमिली की कब्र बनाई गई होंगी। कहीं कहीं पर हमको कब्र के साथ खाली थोड़े से बर्तन और कोई जानवर मिला है तो हम उसे आइडेंटिफाई कर, कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं मिला है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि शायद सोसाइटी में ये एक रहा होगा डिफरेंस। और जो रिच और जो पुअर है उनमें यही डिफरेंस होगा कि वो अच्छे अच्छे गोल्ड के सामान भी रखते होंगे, सिल्वर के रखते होंगे, बर्तन भी बेस्ट क्वालिटी के रखते होंगे, और ये सब कच्ची मिट्टी के रखते होंगे या कुछ और, ठीक है। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, In what ways do you think that the life of a raja was different from that of a दासा और दासी। तो सिंपल है गाइस, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके विचार से राजा का जीवन दासी दासी के जीवन से किस प्रकार भिन्न था। तो सिंपली बिल्कुल सिंपल है कि राजा क्या करते थे, बड़े बड़े रिचुअल्स परफॉर्म्स करते थे, सेलिब्रेट करते थे अलग अलग तरीके से फेस्टिवल्स को, उनके अच्छे अच्छे कपड़े हुए करते थे। वो हमने 2 तरह की बात की थी ना,
उच्च दुर्ग की और निम्न दुर्ग की, ये हमने वेस्ट और ईस्ट की बात की थी ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से डायग्राम भी बनाया था समरी में, तो देखा था ये यहाँ पे कौन राजा महाराजा रहते थे, यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, यहाँ से ये इनको बुलवाते थे अपने काम करने के लिए, तो ये डिफरेंस था। और दास या स्लेव्स की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से आए थे, तो ऑब्वियस गाइस ये वहां से आए थे जहां से राजा जीत कर वापस आता था। ठीक है, तो देयर वेर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। तो हम लोग बाद में देखते हैं ना कि ब्राह्मण धर्म में जो संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी, संस्कृत लैंग्वेज जो यूज होती थी, ये कॉमन पीपल तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का डिक्लाइन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये देखा गया था। कॉमन लैंग्वेज ये लोग नहीं यूज करते थे क्योंकि कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी प्राकृत और पाली। हमने कल की क्लास में किया था, जो बच्चे चाहे वहां पे जाके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो और ये वाली दो लैंग्वेज को किसने यूज किया था? बुद्ध ने किया था और जैन ने किया था। क्योंकि जब हम लोग उपनिषद की बात करते हैं, जब हम लोग उपनिषद की बात करते हैं गाइस, तो उपनिषद में भी क्या है, संस्कृत लैंग्वेज यूज हुआ है। पाणिनि की बात करते हैं, उन्होंने संस्कृत ग्रामर का डेवलपमेंट किया है। ठीक, लेकिन प्राकृत और पाली कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, बुद्ध और जैन ने इसको यूज किया, और इसीलिए देखा गया कि ये वाला इस धर्म ने इस धर्म को पीछे छोड़ दिया। यानी ब्राह्मण धर्म का पतन होने का एक बड़ा कारण था लैंग्वेज। सिंपल सी बात समझिए कि आप मेरी क्लास तभी अटेंड करेंगे जब आपको मेरी भाषा समझ में आएगी। अगर आपको हिंदी आती है या आप और आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो आप इन दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी पोलैंड की भाषा बोले, जर्मन की लैंग्वेज बोले, या कोई ऐसी लैंग्वेज बोले जो आप मराठी बोले जो आप नहीं समझ पाए, तो ऑब्वियसली हमारा और आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जो लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये डिफरेंस था, एक तो लैंग्वेज का था, दूसरा वो लोग महल में रहा करते थे, उनके पास सेनाएं नहीं होती थी, लेकिन राजा के पास सेनाएं होती थी। और पुत्र की बात करें तो पिता का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ करता था। ठीक है, लेकिन राजा के रूप में सफल नहीं होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फाइंड आउट वेदर योर स्कूल लाइब्रेरी, अब देखिए ये बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी आपसे ना एक्सरसाइज करवाती है, और ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिकल होती है। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे आर्ट में आपको ड्राइंग बनाकर प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी प्रैक्टिकल करवा रही है एनसीईआरटी आपसे। तो पता लगाएं कि क्या आपके विश्वविद्यालय या विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म पर पुस्तकों का संग्रह है, और इस संग्रह में से 5 पुस्तकों के नाम सूचीबद्ध करें। तो ऑब्वियसली वहां पर आपको जो भी लाइब्रेरी होगी, वहां पे आपको रामायण, महाभारत, ऋग्वेदा, ठीक है, बाइबल, कुरान, गुरु गोविंद जी की जो ये है ना, ये सब मिल जाएंगे। तो इनमें से आप कोई भी 5 जो है ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राइट डाउन अ शॉर्ट पोयम। अभी पोयम लिखने के लिए कह रहे हैं, तो आपको ये आपकी सेल्फ एक्टिविटी है कि आप किस तरह से लिखेंगे। एक छोटी कविता या गीत लिखे जिससे अपने याद किया हो। तो सिंपल है, बहुत सारे हैं कोचिंग में, कॉलेज सॉरी कॉलेज में छोटे पे करवाते थे ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जनगण मन, राष्ट्रगान, वंदे मातरम, ये सारी। तो ये आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये आपका पर्सनल है कि आप किस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़े, हो सकता है क्रिश्चियंस में पढ़े हो तो वहां पर उनकी पोयम कुछ अलग रही हो, आप संस्कृत में पढ़े हो तो कुछ और रही हो। ठीक है, लेकिन राष्ट्रगान और जनगण मन तो सेम ही रहता है। बाकी जो पोएम्स होती है ना, वंदे मातरम, जनगण मन, राष्ट्रगान, ये तो चीजें सेम ही होंगी चाहे कोई भी स्कूल होगा। लेकिन बाकी कुछ जो होते हैं, जैसे कहीं पर इतनी शक्ति हमें देना दाता वाला करवाते हैं, और बहुत सारी पोएम होती है, मेरी तो फेवरेट है फिलहाल ये वाली। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आप लोग भी अपनी फेवरेट पोएम बताइएगा कौन सी है स्कूल टाइम की। और बाकी रही ये समरी की बात, तो ये गाइज आपको समरी मिल जाएगी, किसमें मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, और उस पर भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर भी। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको रियली दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि सीरियसली उनसे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जो बच्चे हमें, जैसे कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैम नेक्स्ट वीडियो नहीं आया है, तो सॉरी उनके लिए। मेरी तबीयत खराब थी 2 दिन से, क्लास बहुत मुश्किल से हो पा रही थी।
कोशिश है, अभी हम करंट और जीएस में भी थोड़ा सा उलझे हुए हैं, बस वो दो काम हमारे होते ही सब कुछ बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। तो आप लोग माइंड मत करिएगा, हमें सपोर्ट करिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करिए, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हमें इम्प्रूवमेंट और क्या करना है, हमें मैसेज करिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।